मिनट तो लगेंगे बनाने में। तो कौन सी टेबल मैम, जो नोट्स में है वो? जिसको कंप्लीट करना है, D4 की टेबल है शायद, D4 की कंपोजिशन टेबल। कल मैंने D4 पढ़ाया था ना, तो उसमें यहाँ सारे एलिमेंट्स लिख के, यहाँ सारे एलिमेंट्स लिख के इनको एक साथ ऑपरेट करना है। अभी मैं कंपोजिशन टेबल के बारे में बताऊंगी भी, आपको तो पता ही होगा खैर इतना, अगर ज्ञानेश को थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो। कंपोजिशन टेबल होती क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और और इसके बारे में हमने और क्या पूछा था? अच्छा, D4 के रिलेटेड कोई डाउट्स रह गए? अब टेबल बना हाँ लोगे मैम। तो डाउट्स वैसे ही चले जाएंगे। टेबल सेंड करनी है आपको आज शाम 5 बजे से पहले ग्रुप में। मैम सेंड तो कर दिया, एक डाउट है। अच्छा, बोलो। मैम टेबल बनाते टाइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई और वाई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू ई, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? आया नहीं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई? टेबल बनाते टाइम इसका कुछ काम नहीं है। टेबल बनाते टाइम जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई करोगे तो आपको पता चलेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है। वो अभी मैं ग्रुप पढ़ाऊंगी ना आपको, तो समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें सेम ही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ठीक है मैम। खुद का इनवर्स। ठीक है, टेबल देख लेंगे आप लोगों के ठीक बनी है कि नहीं। इनके बारे में आपने क्या देखा? कौन से ये क्वेश्चन दिए थे आप? क्या ऑब्जर्वेशन लिया? मैम इसका कार्डिनलिटी 4 ही हो सकते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ, क्या क्या बनी है? अच्छा, रेक्टेंगल में क्या क्या बनी पहले ये बताओ। रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या बनी है नोटेशंस? मतलब मैम? रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट बनी? जैसे रेक्टेंगल लिया था कल हमने, हमने स्क्वायर लिया था तो उसके अंदर देखा था, ये स्क्वायर रिकॉर्डेड था, होंगे। उसके अंदर क्या देखा था? R0 होगा, R90 होगा, R180 होगा, R270 होगा, HVV, सॉरी D और D डैश होंगे। मतलब इनके अलावा आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे जो सिमेट्रिक ऑपरेशन होगा, वो इन्हीं में से किसी एक को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चाहे आप इनकी आपस में कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपस में ऑपरेट कर लो, तो भी इन्हीं में से कुछ आएगा, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने ऑपरेशंस आप लगा सकते हो इसकी सिमेट्री बिना चेंज किए। तो रेक्टेंगल की सिमेट्री सेम रख के आप ऐसा काम कैसे करोगे, ये सवाल पूछा गया था। तो इसके लिए तो ये सेट बन रहा था। रेक्टेंगल के लिए वो सेट क्या बनेगा? सबसे पहली बात है, क्या 90 डिग्री इसमें रोटेट किया जा सकता है? नो मैम। अगर 90 डिग्री रोटेशन देंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके सिमेट्री चेंज हो जाएगा। सिमेट्री चेंज हो जाएगी उसकी। तो इसमें 180 डिग्री रोटेशन देना है, या तो 0 डिग्री रोटेशन दो, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं, नो रोटेशन या नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर कुछ रिफ्लेक्ट किया मैम तो ये रिफ्लेक्शन होगा, अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट आएगा जो नो रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो R0 है ये अनचेंज्ड होता है। कोई भी आपकी फिगर है वो अनचेंज कब रहेगी? या तो उसकी रोटेशन कुछ ना करो उसमें, या रिफ्लेक्शन कुछ ना करो, मतलब उसको अनचेंज रखो। तो R0 ना सिर्फ रिफ्लेक्शन रोटेशन को डिनोट कर रहा है, बल्कि रिफ्लेक्शन को भी वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहा है। अब क्योंकि एक ही एलिमेंट लिखा जाएगा सेट में, इसलिए R0 नाम से उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में, इस वजह से हम एक ही बार R0 को लिखेंगे, चाहे इसके रिस्पेक्ट में है चाहे इसके रिस्पेक्ट में। हाँ बताओ। मैम रिकॉर्डेड ऑन है ना? हाँ ऑन है। ठीक है मैम। निर्मल्या जी कहाँ हैं आज?
आज वो नहीं आएगा, इसलिए मेरे को फोन करके बताया कि रिकॉर्ड ऑन कर ले के बोलो मैम को। ठीक वो है आज यूनिवर्सिटी का आया है, ठीक है ठीक है। माइग्रेशन आनते। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन ही है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ ऑन है। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट रोटेशन या रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? R180। अच्छा, और रिफ्लेक्शंस कैसे होंगे इसके? डायगनल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डायगनल डैश पे मैम, हो जाएगा। मैम डायगोनल हो सकते हैं क्या? डायगनल हो सकता है, वही तो बोल रही हूँ। मैम डायगोनल होने से तो इसका सिमेट्री चेंज हो जाएगा। यस, डायगनल होने से इसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए डायगनल और एंटी डायगनल वाले ऑपरेशन इसमें नहीं लगेगा। तो कौन से ऑपरेशंस लग सकते हैं इसके अंदर? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सेम ही सेम दिखेगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला, ये दो ऑपरेशन लग जाएंगे। तो ये जो सेट बना आपके पास, सेट ऑफ सिमेट्रीज, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आए। अगर आपने रेक्टेंगल लिया था तो कितने आए? 4 एलिमेंट्स। और अगर आपने ये फिगर लिया होता तो कितने आते? ये फिगर रोम्बस नहीं था, मैंने कल बताया था, काइट था। पहली बात तो इसको रोटेट किसके अबाउट करें कि ये क्या इसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है? हाँ मैम, एक ही बार रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। किसके अबाउट? वर्टिकल या हाँ हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। मैम, वर्टिकल। वर्टिकल ही किया जा सकता है इसको रिफ्लेक्ट। तो वी आएगा इसके अंदर, वी आएगा एक तो इसके अंदर, और दूसरा क्या आ जाएगा बताओ? रोटेट किया जा सकता है इसको? नो मैम। रोटेट करोगे तो किसी भी एंगल पे रोटेट करो, देखो इसके चारों साइड्स अलग अलग हैं, मतलब दो सेम है और दो सेम है। आप इमेजिन कर सकते हो, नहीं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो एक इस शेप का पेपर काटो और उसको घुमा घुमा के देखो किसी भी एंगल में, आपको पता चलेगा। R360 या R0 पे ही आपको इसको रखना पड़ेगा, मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन, तभी इसकी सिमेट्री मेंटेन कर पाओगे आप। तो रोटेट तो कर नहीं सकते, लेकिन रिफ्लेक्ट बस कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वो भी इसलिए रिफ्लेक्ट कर पाए क्योंकि इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर थी, यानी कि ये वाली इस वाली के बराबर थी और ये वाली इस वाली के बराबर थी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो मेन आइडिया जो आपको बताना चाह रहे थे हम। ठीक है, मैम D2 रेक्टेंगल। समझ में नहीं आया। क्या क्या नहीं समझ में आया? मैम D2। D2, D2 को अभी देखते हैं हम। D3 पे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। मैम हम्म रेक्टेंगल में अगर डी मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया जाए तो कैसा दिखेगा रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में डायगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो आप, मैं अब ऐसे कैसे बताऊँ आपको। ये जब वर्टिकल बन जाएगा क्या? वो हॉरिजॉन्टल है, जैसे वर्टिकल। इस डायगोनल के अबाउट आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो जब आप इसको करोगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। मतलब इसको अगर रिफ्लेक्ट कर दें हम, तो थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे तो समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये अलग शेप आएगी। ठीक है ना, और इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में भी अलग आएगा कुछ, वो तो आप देख ही लोगे। एक डायगोनल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा तो दूसरे में तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करके देखना। लेकिन एक सेकंड रुकना।
वैसे तो इसको हम करके देख लेते हैं एक बार, रुको। BCD इसे अगर रिफ्लेक्ट हम कर भी पाए, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसके अराउंड, क्योंकि आप एक बार इसको फोल्ड करके देखना ज़रा, इस रेक्टेंगल को इसके अराउंड, इस डायगोनल के अराउंड आप फोल्ड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फोल्ड करके यही शेप तो बनेगी नीचे की तरफ, जब ये फोल्ड होगा ऊपर वाला पोर्शन, और ऊपर वाला नीचे की तरफ फोल्ड होगा। कहने का मतलब बन तो जाएगा, लेकिन ये इन्हीं में से कोई एक बनेगा, ठीक है। अगर ये डायगोनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये डी ये बनेगा। हम बता सकते हैं कि इन्हीं में से कुछ, इन्हीं का ऑपरेट करके वो कुछ नया बनेगा। मैम इसमें तो फिर लेंथ वाली वो ब्रेड्थ बन रही है और ब्रेड्थ लेंथ बन रही है, कैसे बनेगा? ब्रेड्थ वाली लेंथ बनेगी, हॉरिजॉन्टली अगर करेंगे अच्छा हाँ ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ बन जाएगी, ब्रेड्थ लेंथ बन जाएगी, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मैं भी अभी इमेजिन नहीं कर पा रही थी, इसके अराउंड रिफ्लेक्ट करने में, हाँ बिल्कुल, ठीक कह रहे हो एकदम। ये रिफ्लेक्शन इस टाइप का ही आ जाएगा, अगर हम करेंगे भी तो इस टाइप का बनेगा ये रिफ्लेक्ट करने के बाद, ठीक है नानिश। हॉरिजॉन्टल के अराउंड, वो डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना। थोड़ा सा आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यस मैम। अपने फ़ोन को पकड़ के भी करके देख सकते हो, अपने फ़ोन को डायगनली भी करके देख सकते हो, नहीं तो एक पीस ऑफ पेपर काट के देखना, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर डायगनल कर पाते तो फिर तो वही स्क्वायर वाली ही बात हो जाती है यहाँ भी, ठीक है। D3 में, हाँ ये डीएन ग्रुप में हम अलग अलग फिगर लेकर, मतलब अलग अलग पोलिनोमियल लेकर ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे इसलिए देख रहे हैं, देखो D3 D4 D5 इनके रिस्पेक्ट में कोई भी फिगर आप ले सकते हो, इससे कोई मीनिंग नहीं है कि कौन सी फिगर हम लेंगे, ले कोई भी सकते हो, बस वो ऐसी होनी चाहिए जो सिमेट्रिक होनी चाहिए, उसमें 3 डिफरेंट वो होनी चाहिए, मतलब 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर में 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज थी, स्क्वायर जैसा कोई भी फिगर हो जिसमें ऐसा कुछ हो, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, स्क्वायर में ही मिलेगा आपको। तो जैसे ये है, इसमें 4 एलिमेंट्स आए, ये D2 बना, ठीक है ना।
ये जो मतलब रेक्टेंगल की सिमेट्री रेक्टेंगल है है वो ये, D2 के लिए काम करेगी। हाँ रेक्टेंगल है वो D2 के लिए काम करेगी। हाँ, रेक्टेंगल D2 के लिए काम करेगा, स्क्वायर D4 के लिए काम कर जाएगा। और हमें ये भी पता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ DN 2n आती है, तो इस कार्डिनैलिटी से भी डायरेक्टली यहाँ पे पता लग जाता है कि ये D2 है। ठीक है, इसकी हाफ जो भी होगा उतने ऑर्डर उतना DN बनेगा। ये जैसे 4 एलिमेंट्स है तो ये D2 बन रहा है। अब जब D3 बनाना है तो उसके लिए हमें, अगर हम कोई ऐसी ट्रायंगल लेंगे तो फिर आप उसके लिए सोच के देखना कि 2 साइड्स इक्वल वाली ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। यस मैम। इसको हम कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, पहले तो रोटेट क्या कर पाएंगे हम इसको, पहले तो मैं D3 के बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो फिर आप मुझे बताना कि आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्या होगा। तो जब हम D3 की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी फिगर लेनी है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। मतलब DN की जब आप बात कर रहे हो तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल वाला पॉलीगॉन लेना है। जैसे कि D5 की बात करोगे तो पेंटागन लेना है, और उससे इसके पेंटागन का बना के देख सकते हो आप, उसमें कितने कितने रोटेशंस, कितने कितने रिफ्लेक्शंस आएंगे। D3 की बात करोगे तो आपको पता ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए करके देखो, अगर आपको इसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर आप एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लेके देखना। ठीक है, तो D3 हमें करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, मतलब ऑल साइड्स इक्वल वाला पॉलीगॉन लेना पड़ेगा अगर आपको DN बनाना है तो। D3 के अंदर ऑब्वियसली 6 एलिमेंट्स होंगे, DN के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी DN के अंदर 2n एलिमेंट्स होते हैं, D3 के अंदर 6 होंगे। तो जैसे ये ट्रायंगल लेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो अब पहला तो ऑपरेशन इस पे क्या लगाया जा सकता है, 60 डिग्री के हैं एंगल, तो रोटेशन इसमें कैसे की जा सकती है। मैड एंगल वाला ऐड देखा है किसी ने, बिंगो मैड एंगल्स? यस मैम। यस मैम। उसमें क्या करते हैं, ऐसे ही ट्रायंगल होता है बिंगो मैड एंगल, वो इसको क्या करते हैं 120 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे थीटा आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास मैथमेटिकली, 360 डिग्री, मतलब थीटा क्या है, R0, R थीटा, R2 थीटा, ये सब निकालने के लिए, जो इसकी रोटेशंस है वो निकालने के लिए पहले हम थीटा अगर निकाल लें तो बहुत इजी हो जाता है। थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है कि वो जो फिगर है, वो जो भी एंगल्स बना रही है हर एक साइड पे, कौन से एंगल्स बना रही है, जैसे स्क्वायर तो 90 बना रहा था, ये 60 बना रही है, अरे सॉरी, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, सॉरी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो एंगल क्या बनेगा 120 डिग्री। मतलब अगर आप इसको 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये ट्रायंगल ऐसी की ऐसी दिखेगी। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो जब हम इसको 120 डिग्री से इस साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल कैसा दिखेगा, A यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री रोटेट करते तो क्या होता, ये कुछ ऐसा दिखने लगता, कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो हमें तो 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये जो ट्रायंगल है वो सेम सेम दिखे। तो सबसे पहले आप R0 लगाओगे, मैंने यहाँ पे R120 लगाया है, उसके बाद क्या लगाओगे R240। ठीक है, R0, R240, सॉरी R120, R240, 3 तो ये हो गए, और उसके बाद R360 लगेगा, वो तो R0 ही होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताओ कि रिफ्लेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं हम, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, रिफ्लेक्शन किस टाइप के पॉसिबल हैं इसमें। जैसे आप इसको एक्सेस मान के जब रोटेट करोगे, इसको एक्सेस मान के जब रोटेट करोगे, ये एकदम बीच में कट करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी ये लाइन, इस लाइन को, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। जब इस लाइन के अबाउट हम रिफ्लेक्ट करेंगे ट्रायंगल को तो ट्रायंगल कैसी दिखेगी,
सी तो यहीं का यहीं रहेगा, ये ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, है कि नहीं। अब ये सेम सेम क्यों दिखेगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल थी। इसको पकड़ो, सी से पकड़ो और इसको पलट दो, यहाँ वाला यहाँ पे कर दो और यहाँ वाला यहाँ पे कर दो। पलटने से ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा और अभी भी ये सेम रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किस लाइन से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये तो चलो सी से रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, इसको एफ सी नाम दे दिया। और किस लाइन से रिफ्लेक्ट कर सकते थे, क्या इस लाइन से कर सकते थे, ये वर्टिकल लाइन, यस मैम। बिल्कुल कर सकते थे। इसको एफ बी नाम दे सकते हो आप, जो मर्जी अपनी तरफ से नाम दे दो। इस ए से और किस से रिफ्लेक्ट कर सकते थे, सॉरी यहाँ पे देखते हैं ना, इसको एफ ए नाम देते हैं। और इस बी वाली लाइन से भी रिफ्लेक्ट कर सकते थे, तो इसको एफ बी नाम दे देते। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इन्हीं में से एक होगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा इन्हीं में से एक आएगा। तो 3 रोटेशन है इसके पास, 3 रिफ्लेक्शन है। तो आपको ये बात पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हाफ नंबर ऑफ रोटेशंस और हाफ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ही आती हैं जब भी हम ये डीएन निकाल रहे होते हैं, जैसे D4 में हुआ। ऐसे ही हमने रेक्टेंगल में भी कुछ देखा था, रेक्टेंगल में 2 रोटेशन और 2 रिफ्लेक्शन आई। ऐसे ही कुछ हमने इस फिगर में देखा था, इसमें 1 रोटेशन 1 रिफ्लेक्शन आई, है ना। तो हाफ हाफ करके आता है। अगर इस टाइप की फिगर्स हैं तो कुछ अलग ही दे दे तो बात अलग है। जैसे कि आप लोग ये सोच के देखना, जो अशोक चक्र होता है, या फिर मैं ऐसा फिगर दे दूँ आपको कोई, अशोक चक्र के बारे में तो बाद में सोचना, जो हमारे फ्लैग में अशोक चक्र है उसकी सिमिट्रीज का सेट बनाओगे तो कैसा बनेगा, वो लोग आप खुद सोच के देखना। इसके बारे में सोचो ज़रा, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में 4 ऐसी लाइंस हैं, मतलब ये कंप्लीट फिगर इस टाइप का है। इसकी सिमिट्रीज कैसी दिख सकती हैं, पहली बात तो हम इसको कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं। क्या मैं इसको हल्का सा 20 डिग्री पे रोटेट करूं तो इसकी फिगर में चेंज आएगा या ये सिमेट्रिक रहेगा, चेंज आ जाएगा मैम। चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा हल्का सा, या तो चेंज आ गया, अब तो पता चल गया, ये हिल गया है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री के कौन सा डिग्री पे इसको रोटेट किया जाए। 90 डिग्री। 90। देखो इसमें 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करें, वैसे हमें सामने से भी अंदाज़ा लग रहा है, 360/4 करें, 90 डिग्री से रोटेट करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। तो R0, R90, R180 और R270। 270। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी किया जा सकता है, आपको दिख रहा होगा। यस मैम। वर्टिकल में तो इसमें ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, बस उसी लाइन से रिफ्लेक्ट कर दो, ABCD वर्टिकल लाइन से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे BD लाइन से तो हॉरिजॉन्टल। और क्या किया जा सकता है इसमें, और किसी और लाइन से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसी लाइन हो। डायगोनल लाइन से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। डायगोनल से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। आप इसको पलट दोगे ऐसे तो आप देखोगे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली लाइन इसकी जगह ले लेगी। सिमिलरली दूसरी वाली डायगोनल लाइन से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसको एंटी डायगोनल भी बोल सकते हैं। इस लाइन से भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है इसको, तो D और D' बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल कैसा बन गया, किसकी याद दिला रहा है ये, D4 की तरह। D4, ठीक है ना। इसी तरह इसमें आप नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा के देखना, ये तो 4 लाइंस वाला मैंने आपको दे दिया। अशोक चक्र में कितनी लाइंस होती हैं, 24 होती हैं। 12 करके देखना, 24 करके देखना, 6 करके देखना, देखना क्या आता है, ठीक है। पहले आप खुद सोचना, उसके बाद नोट्स में देख लेना, उसका कुछ ना कुछ आपको हिंट या आंसर मिल जाएगा। मैम हम्म आपने जो थीटा वाला फॉर्मूला बताया ना, थीटा इक्वल्स टू 360/n, उसमें n साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, मतलब ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो फिगर है। ऑल साइड्स इक्वल के लिए फॉर्मूला अगर ना हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको सिमेट्रीज
उसके लिए मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला तो पता नहीं, उसमें आपको सिमिट्रीज देखनी पड़ेंगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल एक अलग चीज़ है। मैंने वो फॉर्मूला बताया है 360/n वाला, जो एक सेम साइड्स वाले पॉलीगॉन के लिए होता है। 4 साइड का पॉलीगॉन, 5 साइड का पॉलीगॉन जिसका पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। 7 वाले को नाम याद नहीं है मुझे, 8 वाले को ऑक्टागन हेप्टागन। बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला उन सब के लिए है। और जनरली आपको बनाना है D5 बनाना है तो पेंटागन से बना लोगे। वैसे और भी फिगर से बन जाएगा, क्योंकि मैंने देखो D4 एक अलग फिगर से भी बनाया, और भी फिगर से बनेगा, लेकिन आप इजीली पेंटागन, आपको पता है पेंटागन से बन जाएगा, ये हेक्सागन से बन जाएगा, ये ऑक्टागन से बन जाएगा, ये सब बातें आपको पता है, तो इनसे आप डायरेक्टली बना सकते हो। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। आपके घर में, सबके घर में एक 5 रुपये का कॉइन, कोई भी कॉइन ले लेना, 5 रुपये का ले लेना, 1 रुपये का ले लेना, उस कॉइन की सिमेट्री निकालना, क्योंकि आप इसको वर्टिकली पलटोगे तो आपको पता चलेगा कुछ अलग ही आएगा। तो वर्टिकल इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग पाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा वर्टिकल के अराउंड। आप देखना इसको करके कि कैसे आएगा। एक पुराने ज़माने में 2 रुपये का सिक्का हुआ करता था, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं। इसमें ऐसे ऐसे मतलब कितनी साइड्स होती थी, 8-10 होती थी, वो भी एक पॉलीगन होता था। यस मैम। हम्म, यस मैम। वो जो अब गायब हो गया है, जिसको आराम से देख के उसको पहचाना जा सकता था कि ये 2 रुपये का सिक्का है। आजकल तो इतना घूर घूर के देखना पड़ता है एक का है कि 2 का है। तो वो सिक्का बड़ा अच्छा होता था। उस सिक्का या मैम तो कभी मिले या किस उसकी फ़ोटो मिले तो उसकी भी सिमिट्रीज निकाल के देखना, मज़ा आएगा। बताओ। ये जो 5 आपने लिखा है इसके बैक साइड पे भी ऐसा ही 5 है कि? इसके बैक साइड पे भी ऐसा ही सपोज कर लो, ऐसा ही 5 होगा। 5। और एक बार ऐसे सपोज करके देखो कि सेम है 5 बैक साइड पे, और एक बार डिफरेंट सपोज करके देखो जो नॉर्मल कॉइन होता है। दोनों से एक बार करके देखना और अपनी ऑब्जर्वेशन बताना। अगर मैम इसके बैक साइड पे 5 होगा तो R0 एंड V हम्म साइड बनेगा, और बैक साइड पे 5 नहीं होगा तो सिर्फ R0 बनेगा। तो D1 बनेगा। यस मैम। मैम मैं कल जो टेबल बना रहा था उसमें अगर y² ऐसा लिया हम्म तो मैम y एंड x ऐसा आया, तो क्या करने का है? मतलब इसमें कैसे हैंडल करने का विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम? समझी नहीं पूरा क्वेश्चन आपका। मैम अगर हमें वो जो स्क्वायर वाला आपने तरीका बताया ना, हम्म उसके अलावा इसको कैसे करने का, मतलब टेबल वो तैयार कैसे करने का? मैंने जो टेबल बताई है वो R0 R180 से करके देखनी है आपको। यस मैम, वो उससे हाँ हो गई मैम। हाँ। तो एक्स मैम वाई से इससे कैसे कैसे करें ये बने? पूछ रहे हो आप? यस मैम। एक्स वाई से तो बहुत इजी है। एक्स वाई आपको बस ये रिकग्नाइज करना है इसमें से एक्स वाई कौन सा है। जैसे मैंने जब आपको कल D4 बताया था तो R0 R180 बताया था कि ये तो E है, और ये R90 क्या होता है? वाई होता है ना। हाँ वाई है। आर बोलना चाहो वो आपकी मर्जी है, जो बोलना चाहो एक्स वाई, मैं वाई ले रही हूँ तो उससे थोड़ा ऑफेंड मत होना। R180 और R270, इसको y² बोल देते हैं, इसको y³ बोलते हैं। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल था, उसको मैंने अपनी मर्जी से x बोल दिया था, आप उसको xy² जो भी बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आगे वाले आ जाएंगे, है ना। तो बस हमें इन पे ऑपरेशंस देखने हैं। मान लो कुछ ऐसा था, लेट्स से कुछ अलग भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो जब आप आपको इनको ऑपरेट करना है तो कैसे करोगे? मान लो हमने h/d करना है तो कैसे करेंगे? x y। प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है? पहले d अप्लाई करना है, मतलब डायगनली रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद हमें h हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करना है। ये प्रैक्टिकल काम हो गया। लेकिन जब न्यूमेरिकली करना है तो कैसे करना है? x/xy। तो बस इसको एसोसिएटिव लॉ से, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो सिंपल, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव मत समझना। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है।
नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, ये रोटेशन और रिफ्लेक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करती है, तो आप इसको x इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिखोगे। आपको अभी पता भी चल जाएगा क्यों एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, जब आप ग्रुप कर लोगे पता चल जाएगा कि ये ग्रुप बनते हैं, तो आप एसोसिएटिव लॉ इजीली लगा पाओगे। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये e इंटू वाई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू वाई। तो आपने इसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, R90 के। तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स पे करना है, तो इस तरीके से करना है, वो और भी ज़्यादा इजी है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस की हेल्प से काफ़ी इजी बन जाता है, आपको फिगर पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उसको मैथमेटिकल नोटेशंस दी गई। अगर मैम पहले y और बाद में x ऐसे अप्लाई किया तो क्या आएगा? पहले y बाद में x, ये या कुछ और? यस मैम। तो कुछ अलग आएगा, y क्यूब x। एक सेकेंड, मैंने अभी रिलेशन भी बताया था आपको, इस रिलेशन को भी आपको यूज़ करना है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, वाई क्यूब एक्स। अब आप वाई एक्स निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगा, वाई एक्स वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, अब यही तरीका लगा लो, और तो क्या ही लगेगा इसमें। यहाँ से आपको वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की पावर -2 दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करना होगा। इधर आइडेंटिटी इंटू वाई एक्स आ जाएगा, तो वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वाई का इन्वर्स क्या है, वाई की पावर -2 क्या आ जाएगा, वाई का इन्वर्स वाई क्यूब है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब ये थोड़ा बहुत ग्रुप पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाई का इन्वर्स वाई क्यूब है ना, तो वाई क्यूब, वाई की पावर 5 हो जाएगा, वाई की पावर 5 हो जाएगा वाई स्क्वायर। हाँ, वहाँ से डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे, वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये बन जाएगा। इसके बाद वही सब ऑपरेशंस आपको बार बार लगाने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पे शॉर्टकट भी निकल सकता है आई थिंक, वाई इंटू वाई एक्स इंटू वाई, या एक्स वाई को आप फिर से वाई इनवर्स एक्स लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इनवर्स एक्स। अच्छा, उससे तो काम बनेगा नहीं, यहाँ से वाई एक्स निकालना था ना हमें, ये सारे स्टेप ठीक किए हैं। 6 ठीक है, ये आ जाएगा, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स का रिलेशन हमने यूज़ किया, वहाँ से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर लिया वाई से, दोनों तरफ वाई से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ तो वाई की 4 इंटू एक्स बन जाएगा, वाई की 4 आइडेंटिटी है तो इसको ई इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ वाई एक्स वाई बचा, पर हमें तो वाई एक्स चाहिए, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय वाई इन्वर्स कर देंगे, तो इधर तो वाई एक्स बच गया, इधर वाई इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब वाई इन्वर्स तो वाई क्यूब होता है, तो ये एक्स वाई क्यूब बचेगा। ठीक है, तो एक्स वाई क्यूब आ जाएगी वाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक बार आप यस मैम। लोगे ग्रुप को, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन सब चीज़ों की। अभी हम आते हैं ग्रुप पे, एलिमेंट्स में ज़्यादा अभी जाने की ज़रूरत मैम नहीं हम है।
कंसेप्चुअल मैंने जो मेन बताया था ये कंसेप्चुअल क्लियर करने के लिए बताया था, मतलब प्रैक्टिकली। मैथमेटिकली आपको आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ बताओ। जो हम टेबल तैयार करते हैं उसमें वर्टिकल सब लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो लिखते हैं ना, और फिर टेबल तैयार करते हैं फिर हाँ अभी मैं उसमें। टेबल बताती हूँ, सबसे पहले मैं टेबल ही बताती हूँ। यस मैम। जैसे कि हमें ZN की टेबल बनानी है, ZN की कंपोजिशन टेबल बनानी है। मैं पहले टेबल ही बता रही हूँ क्या, ताकि आपको टेबल क्लियर हो जाए, और टेबल क्यों यूज़फुल होती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। जैसे हमें Z5 की बनानी है, मान लेते हैं Z5 के अंदर एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4। अंडर एडिशन बना रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5, 0 1 2 3 4। अब 0 और 0 को हमें क्या करना है, एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में ऐड करना है, तो कर देंगे। इधर क्या करना है 0 + 1, इधर क्या करना है 0 + 2, ऐसे एडिशन करना है। ये एलिमेंट पहला आएगा, ये एलिमेंट दूसरा आएगा। 0 + 3 0 + 4, ठीक है। इस तरीके से होती है एडिशन। 1 हमें इसमें तो ये + 0। कम्यूटेटिव होगी। हाँ ये कम्यूटेटिव हो गई। मैम यही पूछना था कि मैम फर्स्ट वर्टिकल वाला एलिमेंट ले ले या हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब नीचे वाला 0 या ऊपर वाला 0, ऐसे। ऐसे मतलब यही लेना है आपको, 1 और ये 0, तो 1 + 0 लिखना है, इसीलिए मैं आपको अलग से लिख के दिखा रही हूँ, इसमें ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला पहले ले लो और वर्टिकल वाला उसके बाद लेना है। तो इस तरीके से इनको ऐड करते हुए चलना है। तो आपको पता ही है, हम इनमें एडिशन करेंगे तो बहुत सिंपल ही एडिशन है, इजीली हम ऐड कर लेंगे इसको। तो पहली रो आ जाएगी 0 1 2 3 4, उसमें 0 ही ऐड हो रहा है। सेकंड रो है, अब इसमें 1 ऐड हो रहा है, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 5 मतलब 0। इसी तरह 2 3 4 5, सॉरी 2 3 4 0 1, इसी तरह 3 4 0 1 2, इसी तरह 4 0 1 2 3, ये एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। अब इस टेबल का यूज़ क्या है अभी उसको भी समझते हैं, पर सबसे पहले आ जाओ, देखो डायहेड्रल की जितनी कुछ क्वेश्चंस या कुछ थ्योरी बच गई है वो आप लोग पढ़ लेना। और मैंने आपको ट्रायंगल वाला एक होमवर्क दिया था ना, हाँ आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसको भी ट्राई करके देखना। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ ग्रुप की डेफिनेशन, कि ग्रुप होता क्या है, फिर हम इस कंपोजिशन टेबल पे वापस आएंगे। कहाँ चला गया, कोई भी जी सेट है उसको किसी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब कहा जाएगा, इस जोड़ी को ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन या ग्रुप अंडर ये ऑपरेशन स्टार। ग्रुप क्या है, कोई सेट नहीं है, ग्रुप एक अपने आप में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कल हमने बात की थी इस बारे में। क्या होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक सेट है उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए कि एक से ज्यादा। हाँ एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए, और अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ कुछ सेट ऑफ एक्सियम, सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो अभी हम ग्रुप तो हमने बोल दिया, लेकिन ग्रुप बोलने के लिए कुछ ना कुछ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होंगे जो इसका हर एलिमेंट फॉलो करेगा। यानी आप बोल सकते हो कि फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू G, ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो सेटिस्फाई होंगे। हमने सेट ले लिया, हमने ऑपरेशन ले लिया, अब सेट ऑफ रूल्स हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए इसके साथ, तब हम इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, एक सेट है, एक ऑपरेशन है जिसको बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है, और एक सेट ऑफ एक्सियम्स या सेट ऑफ रूल्स है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है ग्रुप बनने के लिए, ग्रुप की डेफिनेशन 1830 में आई थी। इससे पहले भी, अब आप कहोगे कि इससे पहले भी तो सिमेट्रीज बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, बिल्कुल थी,
पर सिमेट्रीज़ को, जो अभी तक हमने डायहेड्रल में सिमेट्रीज़ पढ़ी, उनको प्रैक्टिकली यूज़ तो किया जा रहा था, लेकिन उसकी एक अलग से क्या बोले कि सिमेट्री एक अलग सा सब्जेक्ट था, उसको मैथ से इतना रिलेट नहीं किया जाता था, उसको हमें ये नहीं पता था कि हम इसको किस मैथमेटिकल फील्ड में डालें। लेकिन जब 1830 में इस ग्रुप की डेफिनेशन दी गई, किसके द्वारा? गैलोइस के द्वारा। गैलोइस का बहुत बड़ा योगदान है मॉडर्न अलजेब्रा में। आप आगे आप गैल्वा थ्योरी पढ़ोगे, पढ़ा ही होगा, किसी ने सुना होगा। तो काफ़ी सारी थ्योरी दी है उसने ग्रुप के बारे में। तो ऑफिशियली 1830 में ग्रुप की डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कराया था गैलोइस ने, लेकिन फिर भी हम इस डेफिनेशन को 70-80 ईयर्स तक यूज़ नहीं करते थे। अर्ली 1900s में इस डेफिनेशन को फॉर्मल यूज़ दिया गया। एक दो और मैथमेटिशियंस थे उनके साथ मिलकर, मतलब 2-3 मैथमेटिशियंस ने मिलकर ये किया, और फिर इसको फिर फॉर्मल रूप दिया गया। मतलब कितना नया है ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो। यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है। जर्नी तो काफ़ी हद तक गैलोइस ने काफ़ी चीज़ें बता दी थी अपने टाइम पे, लेकिन जो ग्रुप की डेफिनेशन को जो वैलिडिटी मिली वो 1900s में मिली। ठीक है, तो इस डेफिनेशन की बात करते हैं। और डेफिनेशन ऐसे नहीं है कि सो के उठे और उन्होंने बना दी। डेफिनेशन बनाने में कई साल लग जाते हैं। आप देख पा रहे हो कि 70-80 ईयर्स तो आपके सामने है, और उससे पहले भी कितने साल लग गए इस डेफिनेशन को ढूंढने में। कोई भी किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जब बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख के बनाई जाती है। यानी अगर आप देखो कि इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, फिर होती है एसोसिएटिविटी, फिर होती है आइडेंटिटी, और फिर होती है इन्वर्स। तो आप जब ये डेफिनेशन बनाते हो तो इसके रिस्पेक्ट में कितने सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एक नाम मिल जाता है। अब तक आपके लिए D4 एक सेट था, लेकिन अब जब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपके लिए ग्रुप बन जाएगा। फिर हम ग्रुप के रिस्पेक्ट में बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए स्टडी करना और आसान हो जाए। ये डेफिनेशन देने से क्या होता है, स्टडी करना आसान हो जाता है चीज़ों को। तो अब D4 को, DN को स्टडी करना आसान हो गया। तो डेफिनेशन को ऐसे मत सोचो, हल्के में मत लिया करो। बहुत सालों की मेहनत से डेफिनेशंस बनाई जाती हैं। और चौथी है इसके अंदर इन्वर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर A और B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो A और B पर कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए, जो भी ऑपरेशन था। अच्छा, ग्रुप के अंदर एक ही ऑपरेशन होता है। फील्ड के अंदर हमने क्या देखा था, फील्ड भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। फील्ड के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं। रिंग के अंदर हमने क्या देखा, रिंग के अंदर भी 2 ऑपरेशन होते हैं। अगर नहीं पता आपको, रिंग भी 2 ऑपरेशन से बनती है, फील्ड भी 2 ऑपरेशन से बनती है, लेकिन ग्रुप ऐसा है जो सिंगल ऑपरेशन से बनता है। तो इस सिंगल ऑपरेशन को दोनों एलिमेंट्स पे लगाया जाए तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आए वो भी G में ही आना चाहिए। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि पहले 2 एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशन लगाकर फिर तीसरे एलिमेंट पर लगाया जाए, या फिर 2 एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाकर फिर पहले एलिमेंट पर लगाया जाए। ये बात सेम होती है, हर एक एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अभी मैं इसी प्रॉपर्टी को ऊपर यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी तक इसको वैलिडिटी नहीं मिली थी क्योंकि हम DN के बारे में नहीं जानते थे। जब हम कहेंगे कि DN ग्रुप है, इसको प्रूव कर देंगे ग्रुप, तो आपको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने में ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा, आप डायरेक्टली यूज़ कर दोगे, आपको पता है वो ग्रुप है। आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G, और ये एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप में अकेला पड़ा होगा। ये नहीं है कि A के लिए कोई E1 मिल जाए और B के लिए कोई E2 मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए ये E एलिमेंट जो मिलेगा वो यूनिक होगा। ग्रुप में केवल एक ऐसा एलिमेंट E पड़ा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि A स्टार E A आ जाए, या फिर E स्टार A करें तो भी A आ जाए। यानी उस एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स पर ऑपरेट करने से उन एलिमेंट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि रियल नंबर्स में आप देखते हो कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो वो नंबर वापस वैसा ही मिलता है आपको, तो वहाँ पर E = 0 आप बोल सकते हो।
इन्वर्स के केस में क्या है? इन्वर्स के केस में एक ऐसा एलिमेंट ए इन्वर्स मिलना चाहिए ग्रुप में, यूनिक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इन्वर्स मिलेगा। वहाँ पे पूरे ग्रुप में एक आइडेंटिटी मिल रही थी, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक इन्वर्स मिलेगा, सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। या फिर हम इसको ऐसे भी ऑपरेट कर दें, ए इन्वर्स ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एक एलिमेंट आपके पास अगर है तो साथ में उसका इन्वर्स एलिमेंट गिफ्ट में आता है। ठीक है, तो क्या आप कोई वन ऑर्डर का ग्रुप इमेजिन कर सकते हो? वन ऑर्डर का ग्रुप, वन ऑर्डर का ग्रुप मतलब वन एलिमेंट सिर्फ वाला ग्रुप। आइडेंटिटी हो जो ग्रुप में, बस वही। हाँ, कोई भी ऑपरेशन ले लो लेकिन ग्रुप के अंदर बस एक ही एलिमेंट लो, आइडेंटिटी जी अंडर दिस ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप हैविंग वन एलिमेंट। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे क्या होगा, ये कोई भी जनरल सा आप ई एलिमेंट ले लो, इसी की खास बात बस यही हो जाए, ये खुद एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो यहाँ पे, यानी कि अगर ई को ई से ऑपरेट किया जाए तो ई ही आए। तो इस केस में ई खुद ही आइडेंटिटी है और ई खुद ही का इन्वर्स है, मतलब ई का इन्वर्स क्या ही हो जाएगा, ई खुद ही होगा, क्योंकि वही ऑपरेट करके आइडेंटिटी दे रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि हम इस ग्रुप में सिंगल एलिमेंट डालें और कुछ और डाल दें ई की जगह, आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह कुछ और डाल दें, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर वन ऑर्डर का ग्रुप बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा उसके अंदर? केवल और केवल आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी ही है जो खुद का इन्वर्स और खुद की आइडेंटिटी बनेगी। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। रियल नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उठाकर आप अंडर एडिशन 0। सिंगल ऑर्डर का ग्रुप बना सकते हो? बिल्कुल। अच्छा, ऑर्डर मैं बोल रही हूँ, इससे ऑर्डर से समझ जाओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, यानी ग्रुप की कार्डिनैलिटी की ही बात कर रही हूँ मैं। ऑर्डर की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन ऑर्डर से समझ जाओ, ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो यूनिक मतलब सिंगल ऑर्डर का ग्रुप बना देगा? अंडर मल्टीप्लिकेशन 1। तो ठीक है, आपको बात समझ में आ गई मतलब। मैम मैम एक वेक्टर स्पेस ग्रुप होगा क्या? एक वेक्टर स्पेस ग्रुप होगा। वेक्टर स्पेस क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था? मैम ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, इसके अलावा कम्यूटेटिविटी। इसके अलावा कम्यूटेटिविटी भी करता था। वेक्टर्स जैसे कि R ओवर R एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन वहाँ हमें एक वेक्टर स्पेस के साथ एक फील्ड भी चाहिए होती थी, याद होगा आपको। यहाँ हमें कुछ और दूसरा सेट नहीं चाहिए। तो बिल्कुल वेक्टर स्पेस इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस एक ग्रुप होता है, वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ये इनके अलावा भी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो फील्ड के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है, वो ग्रुप होता है। ठीक है, फील्ड भी एक ग्रुप होता है। फील्ड तो इसके अलावा इतनी तो करता ही करता है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। रिंग भी एक ग्रुप होता है, लेकिन रिंग भी 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इससे सेटिस्फाई करता है। मतलब ग्रुप एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ, ग्रुप एक बहुत जनरलाइज स्ट्रक्चर हो गया, फील्ड एक बहुत ही ज़्यादा हो गया आगे जाने वाला स्ट्रक्चर। लेकिन फील्ड भी की भी अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रिंग की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ग्रुप सबसे बेसिक है, ग्रुप से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए हमें। वैसे तो हम फील्ड भी हमें पता होना चाहिए साथ साथ जब हम कर रहे हैं। फील्ड की डेफिनेशन याद है किसी को? फील्ड को भी याद कर लो, नहीं तो फील्ड को अच्छा नहीं लगेगा। फील्ड क्या होती है? इसके पास केवल 3 प्रॉपर्टीज़ याद रखो, उस 3 के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके पास टोटल होती हैं 11 प्रॉपर्टीज़। ग्रुप के पास कितनी होती हैं? ग्रुप के पास केवल 4 होती हैं। इसकी 11 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? F under addition is a group, and not just a group, a commutative group. F under multiplication is also a group, and it is also a commutative group. Commutative का मतलब समझ में आ रहा है कि A स्टार B
इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो जाए। और खैर मैंने कम्यूटेटिव ग्रुप की अभी डेफिनेशन बताई नहीं है, लेकिन उसमें बताने वाला कुछ है भी नहीं। ए चार के साथ एक और प्रॉपर्टी आ जाए कम्यूटेटिविटी की एलिमेंट्स के साथ, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव ग्रुप। और जो प्रचलन में है जो नाम, जो एबिलियन साहब ने दिया था इसके बारे में, जिसने बताया था, डेफिनेशन दी थी, तो उसका बोला जाता है एबिलियन ग्रुप। उन्हीं के नाम से ग्रुप का नाम रख दिया गया। अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए तो वो होता है एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे अब यहाँ प्लस और डॉट में ही लिया जाता है, वैसे जनरली प्लस और डॉट वाले ही ऑपरेशन लिए जाते हैं, वैसे इसके अलावा भी ऑपरेशंस आप ले सकते हो। ऑपरेशन बहुत ही जनरलाइज्ड चीज़ है, बचपन से लेकर आज तक हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ये सब डिवीजन सब्ट्रैक्शन तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन की एक्सटेंशन है। बेसिक ऑपरेशन जो बचपन से लेकर आज तक ये पढ़ रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा भी ऑपरेशन सोचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक रेफरेंस देने के लिए ये ऑपरेशन लगाए गए हैं, ठीक है। ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन की बजाय कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन ज़्यादातर यूज़ इन्हीं का होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाए ना, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाए, तो 5 प्रॉपर्टीज़ 1 के अंदर आ गई, 5 इसके अंदर आ गई, और 1 इसके अंदर आ गई, हो गई ना 11। तो फील्ड क्या है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने वाला स्ट्रक्चर है। ओके। यस मैम। थर्ड प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। कॉमन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी है जो दोनों ऑपरेशंस को कनेक्ट करती है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सिर्फ प्लस की बात कर रही थी, सेकंड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की, थर्ड ही है जो दोनों की इकट्ठे बात करती है। तो फील्ड को वेक्टर स्पेसेस में भी ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कैसा, ग्रुप की लैंग्वेज में, मतलब आपने कैसे लिखा है, एफ प्लस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, वेक्टर स्पेसेस की जो 8 प्रॉपर्टीज होती है हाँ बिल्कुल लिख उनको, सकते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप ऊपर ऐड कर दो, उसमें शायद कम्यूट भी करते हैं ना एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के। हाँ, यस मैम। कम्यूटेटिव ग्रुप लिख दो और उसके बाद जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख दो। बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ फील्ड के रिस्पेक्ट में होती हैं, 1 इंटू ए, यूनिटी पता नहीं क्या क्या होती है, वो सब आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई लिखने की, वैसे तो पूछा जा रहा है तो 11 की 11 लिखो अलग अलग, लेकिन आपको याद करने के लिए 3 ही याद रखनी है ना। अब आपको फील्ड याद रहेगा, फील्ड क्या होता है। यस मैम। ग्रुप पढ़ने का फ़ायदा देखो फील्ड में भी हुआ, पहला फ़ायदा तो आपको दिख गया। अब दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं, जो फ़ायदा रिलेटेड है हमारा, क्या नाम है इससे, कंपोजिशन टेबल से। देखो Zn होता है एक ग्रुप। अब ग्रुप प्रूव करने का सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, तो वो ये होता है कि हम कंपोजिशन टेबल बना लें। कंपोजिशन टेबल के अंदर हम यहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स रखते हैं और यहाँ वाले एलिमेंट्स भी वही होते हैं। हम जब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो इन 0 1 2 3 4 वाले हैं या कुछ अलग भी आ रहे हैं, इनसे बाहर के भी कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं। नो मैम। जब इन्हीं के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को, हर एक पॉसिबल एलिमेंट को हर एक दूसरे पॉसिबल एलिमेंट से जब हमने ऑपरेट किया तो हमें रिजल्टेंट एलिमेंट भी उन्हीं में से मिले। तो आपको एक प्रॉपर्टी की सेटिस्फैक्शन मिल गई होगी अभी, क्लोजर मिली कि नहीं मिली। यस मैम। ठीक है, तो क्लोजर होल्ड करता है। अब कंपोजिशन टेबल से आपने ये देख लिया, क्लोजर होल्ड करती है। अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे मान लो आ गया होता 12 फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो कभी आ भी नहीं सकता मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 आ गया होता, तो आप कहते हैं कि नहीं, क्लोजर डज नॉट होल्ड, एक भी एलिमेंट बाहर का नहीं आना चाहिए, सब अंदर के होने चाहिए। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी इजीली देख सकते हो आप, क्योंकि देखो जब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले ऑपरेशन है तब आपको एसोसिएटिविटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इवन मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव होल्ड करेगा ही करेगा, वो आप देख ही लोगे। लेकिन अगर कुछ अलग सा ग्रुप डिफाइन करके दे रखा है, वहाँ पे एसोसिएटिविटी में प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं 2-4 सवाल आपसे पूछूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएटिविटी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो
एडिशन मॉड्यूलो, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लोजर एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तीसरी होती है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे ढूंढते हैं हम इस टेबल से, और इन्वर्स एलिमेंट को कैसे ढूंढते हैं इस टेबल से, किसी को याद होगा? टेबल से ढूंढे जाते हैं एलिमेंट्स, आइडेंटिटी कैसे ढूंढी जाएगी? हम जो वर्टिकल लाइन है इसके सिमिलर इसमें जो टेबल में जो भी लाइन है ना, फर्स्ट ही लाइन है इसमें, हाँ तो इसके जस्ट ऊपर जो एलिमेंट होगा हॉरिजॉन्टल में 0 है, वही इसकी आइडेंटिटी होगी। बिल्कुल। जैसे वर्टिकल लाइन है 0 1 2 3 4, इसके जैसी सेम लाइन कहाँ पे पड़ी है? क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। कोई भी नहीं है आगे वाली, पहली वाली है। आप ध्यान से देखोगे तो ये है वो सेम लाइन पड़ी हुई। तो इसको एक बार सिलेक्ट कर लो। इस लाइन के जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 0। इसी को बोला जाएगा आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि भाई 0 को आपने सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट किया और आपको सेम सेम एलिमेंट मिल रहे हैं। 0 का रिजल्ट भी 0 आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है। तो यही तो आइडेंटिटी करता है। सिमिलरली कॉलम वाइज आपने कर लिया, रो वाइज भी आपको आप सिमिलरली देख सकते हो कि ऊपर रो पड़ी है 0 to 4, सेम रो कहाँ पे दिख रही है आपको? बताओ कौन सी रो सेम सेम है इसके जैसी? फर्स्ट रो है। तो अब ये फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट पड़ा है? 0। अब ये 0 ही आइडेंटिटी बन जाएगा। यहाँ से ये आइडेंटिटी है, यहाँ से ये आइडेंटिटी है, सो दोनों सेम ही तो है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा 0, वो भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने। कोई अगर मिसमैच होता या कोई ऐसी रो मिल जाती, कहने का मतलब कोई रो ही ना मिल पाती आपको जो सिमिलर आ रही होती, तो फिर आपको पता चल जाता है इस टेबल से कि आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं इस ग्रुप के पास। फिर जब आइडेंटिटी नहीं है तो फिर इन्वर्स भी नहीं होता। जब तक आइडेंटिटी नहीं है किसी ग्रुप के पास, इन्वर्स भी नहीं होगा हर एक एलिमेंट के पास। ठीक है, और बताओ मुझे इन्वर्स कैसे देखा जाता है? अब जहाँ जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा है उसको एक बार सर्कल कर लो इस कंप्लीट टेबल के अंदर। अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दो एलिमेंट्स थे, तो मतलब 0 और 0, 0 इज द इन्वर्स ऑफ 0। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिला है आपको? 1 और 4 दिख रहा है आपको? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो 1 का इन्वर्स 4 हो गया। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 3 है। 2 और 3 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। 2 और 3, 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 3। उसके आगे 3 का इन्वर्स क्या है? 2 ही है। 4 का इन्वर्स क्या है? 4 का इन्वर्स 1 है, जो कि हम लिख ही चुके हैं। तो हमने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो इन्वर्स भी आपको ऐसी टेबल से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, यस मैम। कुछ को तो बातें बहुत बेसिक लग रही होंगी जिसने पढ़ा हुआ है। मैम, जब आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी थी तो उसमें बोला था कि सेट होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए और कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी कौन सी होंगी? प्रॉपर्टी वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगी, पर प्रॉपर्टी यही तो है। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये वाली प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करें। कंडीशन ये होती है बस। फिर ये प्रॉपर्टी तो ग्रुप के लिए मैम। ये ग्रुप के लिए है, लेकिन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर फील्ड भी आएगी, रिंग भी आएगा, ग्रुप भी आएगा। फील्ड होगी तो फील्ड के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ होंगी, रिंग होगी तो रिंग के हिसाब से सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये मतलब था कहने का। फील्ड के पास अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर फील्ड एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है। रिंग के पास 8 प्रॉपर्टी होती हैं। ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो अपनी अलग प्रॉपर्टी रखता है। कहने का मतलब ये था। ये सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक प्रॉपर्टी होगी। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि एक स्ट्रक्चर मिलेगा जितने भी स्ट्रक्चर मिलेंगे सबके पास सेम प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? यस मैम।
एक चीज़ पूछी थी, पता नहीं कल मैंने ये आपको कराया कि नहीं कराया। चलो अभी कर लेते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ दिक्कत आए मुझे बताएं। अब ग्रुप तो कर लिया, लेकिन ग्रुप इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है ग्रुप से रिलेटेड मुझे। एक होता है सेट जनरल लीनियर सेट या जनरल लीनियर ग्रुप। इसको हम बाद में ग्रुप भी प्रूव कर देंगे। अभी हम सेट लिख लेते हैं इसको। इसके पास क्या खास है, ये सेट होता है GLNF, ऐसे डिनोट होता है। मतलब ये सेट डिफाइंड होता है इस तरीके से, सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस ऑफ द साइज n क्रॉस n सच दैट नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स होती हैं जिनकी एंट्रीज फील्ड F से आती है। मतलब ऐसी मैट्रिसेस की कलेक्शन बनानी है जो फील्ड F की एंट्रीज, जिनकी एंट्रीज फील्ड F से हों और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, तो जनरल लीनियर सेट बन जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो GL1F बन जाएगा ये। मान लो हम इस फील्ड की जगह, देखो चलो मैं F ही लेके चलती हूँ, n इज इक्वल टू 1 का केस लेके चलेंगे, तो A इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, AIJ 1 क्रॉस 1 की मैट्रिसेस। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कौन सी होती है, खुद ही रियल नंबर वही बन जाता है, सच दैट AIJ इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ क्या ही होगा, AIJ, एंड AIJ बिलोंग्स टू फील्ड। तो आपको क्या पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी फील्ड की, ज़रा बताओ। R स्टार, F स्टार। F स्टार मतलब F माइनस ज़ीरो, एक ऐसा ज़ीरो ही नंबर है जो ज़ीरो के बराबर होता है। देखो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स कुछ नहीं होती, वो नंबर खुद ही होता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ नहीं बन रही है, वहाँ पे सिर्फ एक नंबर है। नॉन ज़ीरो नंबर्स की कलेक्शन आपको लेने को बोली गई है, तो ले लो सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स, फील्ड से उठाने हैं नंबर्स, तो सारे नॉन ज़ीरो नंबर उठा लो जो फील्ड के अंदर है। तो ये क्या बन जाएगा, F माइनस ज़ीरो। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ जनरल लीनियर सेट बनाया, तो आप ज़्यादा ग्रुप में जाने की कोशिश मत करना। ये ग्रुप कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो ग्रुप तो तब बनेगा ना जब मैं ऑपरेशन बताऊंगी। ठीक है, ये ग्रुप बनेगा भी और ये ग्रुप नहीं भी बनेगा, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन हम कब यूज़ करेंगे। तो अभी आप सिर्फ सेट पे रहो और ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और GL1R पूछ ले आपसे कोई तो आप झटाक से बोलोगे R स्टार। GL1Q बोल दे तो आप बोलोगे Q स्टार। और यहीं पे अगर C बोल दिया होता तो आप C स्टार बोलते। इसमें तो कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो आगे बात करते हैं हम इसमें। अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है क्या? अंडर मल्टीप्लिकेशन बनेगा, उस पर अभी हम बात करेंगे। इसलिए उसको डिटरमिनेंट की कंडीशन। यस, देखो अब मैं एक बड़ा बेसिक सा सवाल आपसे पूछती हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि ये मैट्रिसेस का सेट होता है ना, A is equals to AIJ n cross n matrices such that AIJ belongs to R, set of all n cross n matrices over the field of real numbers। क्या ये एक ग्रुप बनता है? पर चलो इससे भी पहले एक और बात करते हैं, क्या Z अंडर एडिशन, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स तो हमने करे ही नहीं, Z अंडर एडिशन क्या एक ग्रुप बनेगा? इंटीजर्स अंडर एडिशन, इसके पास सबसे पहले तो आप सोचोगे कि क्लोजर होनी चाहिए। क्या हम दो इंटीजर्स को ऐड करके वापस एक इंटीजर ला सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम। बिल्कुल ला सकते हैं, दो इंटीजर्स का एडिशन ही होता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है क्या इसके अंदर? बिल्कुल करता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एडिशन ऑफ इंटीजर है ही क्या, एडिशन ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। इसके पास अंडर एडिशन ऐसा कौन सा नंबर है जो इसकी आइडेंटिटी बन सकता है या नहीं बन सकता? जीरो। ज़ीरो बन सकता है, बिल्कुल ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई भी इंटीजर उठा लो i,
उसमें 0 ऐड करो या 0 में आई ऐड करो, बात एक ही होती है, आई बन जाता है। इनवर्स क्या है यहाँ पे अंडर एडिशन? -a। आई के लिए हाँ माइनस आई, तो वो 0 ही बन जाता है। चलो ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल था। तो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक ग्रुप बनेगा z अंडर सब्ट्रैक्शन, और एक और पूछते हैं q अंडर एडिशन, एक और पूछ लेते हैं r अंडर एडिशन, एक और पूछ लेते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या क्लास में? सन्नाटा क्यों है भाई? इरेशनल नंबर एडिशन, जरा इनके बारे में सोचें, क्या ये ग्रुप बन सकते हैं? फर्स्ट नहीं बनेगा, एसोसिएटिविटी नहीं है उसमें। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो नहीं सेटिस्फाई हो रही तो ज़रा एग्जांपल दो। वन -3 -2। फर्स्ट बन जाएगा। फर्स्ट बन जाएगा, और उसका काउंटर भी आ चुका है 1 माइनस 1 -3 -2 और 1 और 3 -2, क्या ये बराबर है? ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है -4, है ना? यस मैम। तो प्राची एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं किया। हमने क्या क्या इंटीजर लिए थे? एक 1 लिया था, एक 3 लिया था और एक 2 लिया था। हमने एसोसिएटिव लॉ होल्ड करा के देखा, अंडर सब्ट्रैक्शन ये होल्ड नहीं करता, पर अंडर एडिशन होल्ड करता है, इसलिए ये ग्रुप था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इसलिए प्रॉब्लम करता है। आप चाहे रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन लो, अब इसी के अंदर आपसे रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए रैशनल अंडर सब्ट्रैक्शन, तो आप बता दोगे ये भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आएगी ना जो अभी हमने ऊपर देखी। तो इस वजह से ये ग्रुप नहीं है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेकंड और थर्ड बताओ जल्दी से। क्लोजर, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो हर रियल नंबर में है, अंडर एडिशन तो हमें पता ही है। हो जाएंगे तो सेकंड दोनों। होगा, थर्ड भी होगा। थर्ड भी होगा। फोर्थ में पूछा हुआ है इरेशनल नंबर्स अंडर एडिशन, फोर्थ नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा मैम। मैम अगर मैं √2 और -√2 को ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा, वो इरेशनल नहीं है। क्लोजर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, क्लोजर ही आइडेंटिटी नहीं है, भी नहीं। आइडेंटिटी भी नहीं है। सबसे पहले हमने क्लोजर देखी, वही इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप समझने लगे हो ग्रुप्स को थोड़ा थोड़ा। और क्या पूछा जाए आपसे, जरा हम देख लें। क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, 2 सवाल पूछते हैं अब आपसे। जेड स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, जरा इनके बारे में सोचो। फर्स्ट नहीं होगा, क्या? इनवर्स एलिमेंट नहीं है उसमें। जैसे किसका इन्वर्स नहीं है? 3 का। हम किसी का भी इन्वर्स इनवर्स नहीं है, सिर्फ 1 का ही है और -1 का। -1 का, 1 और -1 का तो है इन्वर्स। लेकिन एक और बात है, क्या इसमें और भी कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है या सिर्फ इन्वर्स वाली? क्लोजर, बिल्कुल 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही मिलने वाला है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इंटीजर क्या है, रियल नंबर्स ही हैं। नंबर्स के अंदर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, सिंपल एडिशन भी एसोसिएटिव होती है। आइडेंटिटी के नाम पे हमारे पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करके आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाए? हमें पता है ऐसा एलिमेंट
1 होता है, मतलब 1 इसकी आइडेंटिटी है। और इन्वर्स के नाम पे हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं, केवल 1 का इन्वर्स है, दैट इज़ 1, 1.1 इज इक्वल टू 1, एंड -1 का इन्वर्स है, दैट इज़ -1, -1 इंटू -1 इज़ 1। तो दोनों केसेस में यहाँ पे आइडेंटिटी आपको मिल गई। पर इनके अलावा कोई भी इंटीजर लिया जाए, 2 लिया जाए, उसका इन्वर्स नहीं है, 1/2 डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया, केवल और केवल ये प्रॉपर्टी की वजह से दिक्कत आ रही है। तो अब ज़रा बता दो इसी की हेल्प से क्या ये ग्रुप बनेगा कि नहीं। यस मैम, इसमें बनेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि p/q टाइप के नंबर्स हैं। इसका इन्वर्स आपको लेना है प्रोवाइडेड q इज़ नॉन ज़ीरो। इसका इन्वर्स आपको लेना है q/p टाइप का मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आ जाएगा। 1 इज़ द आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही हो नंबर्स में, इतना अंदाज़ा आपको लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ अलग से दे रखा है तो फिर से आपको सोचना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए क्वेश्चंस का। यस मैम। ज़रा ये चेक करो कि ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, GLNR पे एक बार वापस आते हैं, जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपसे पूछा। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, पहले इसको बताओ फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस पूछूंगी। MNR under addition. MNR is the set of all matrices which are n cross n and whose entries are from real numbers. So closure property क्या कहेगी यहाँ पे? यस मैम, ग्रुप बनेगा। सबको ऐसा ही लग रहा है? यस मैम। A+B belongs to MNR. एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में, जहाँ पे भी हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है अब तक। मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है, यानी A+B+C। मैट्रिक्स एडिशन तो मतलब सिंपल नंबर एडिशन जैसा होता है ना, तो वो तो एसोसिएटिव होता ही होता है। आइडेंटिटी के नाम पर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे जो एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, तो पूछा क्या हुआ है प्राची, ध्यान से देखो ना, अंडर हाँ एडिशन जी। पूछा हुआ है ना। इन्वर्स के नाम पे क्या है यहाँ पे, यानी अगर मुझे एक मैट्रिक्स दी जाए ABCD, मैं 2x2 का जनरल एग्जांपल मतलब पर्टिकुलर केस ले रही हूँ, आप n×n मैट्रिक्स लेके देखना। तो इन्वर्स में निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो क्या आएगा? माइनस माइनस ए ऑफ माइनस ए बी। माइनस ऑफ बी माइनस सी -a माइनस डी। -b -c -d। ठीक है, तो बहुत आसान है इसमें सब कुछ देखना। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा MNR? मैम इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा उसमें, इन्वर्स मतलब एलिमेंट कुछ के लिए। कुछ के लिए नहीं होगा, और बाकी सभी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ही देगी तो क्लोजर तो हो ही जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगी, बिल्कुल हो जाएगी। आइडेंटिटी के नाम पर कौन सी मैट्रिक्स होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन? अभी प्राची ने आइडेंटिटी बताया था मैट्रिक्स। कि आइडेंटिटी 1001। 1001 फॉर 2x2 केस अगेन। ठीक है, और इन्वर्स के नाम पर हर एक मैट्रिक्स का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक कंडीशन होती है इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, दैट डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन MNR का क्या कोई सबसेट है जो बना सकता है ग्रुप? सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई ऐसा सबसेट है जो ग्रुप बना देगा? आपने ऊपर दिया है वो GLNR। GLNR जनरल लीनियर ग्रुप। अब हम इसको ग्रुप बोल सकते हैं क्योंकि आपको क्लियर है कि क्यों ग्रुप बोल रहे हैं हम इसको। ये जो कंडीशन इकलौती यहाँ पे दी गई थी, डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो, ये इसीलिए दी गई थी ताकि इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाया जा सके। GLNF इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फाइनाइट फील्ड्स को स्टडी करते हैं इसके ऊपर, GLNF के ऊपर, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस पे आऊँगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
मैम ये GLN ग्रुप मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो होगा ना? सोच के देखो, जब तक मैं लिख रही हूँ सोचो। अच्छा सवाल है, यहीं पे सबको क्लियर भी मैम हो मैं बताऊँ? जाएगा। बताओ। नहीं होगा मैम, क्यों नहीं होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी उसमें, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई नहीं होगी फिर। सेटिस्फाई नहीं होगी, बिल्कुल क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे पहले ज़ीरो पे ही नज़र डाल ली जाए। आपको वेक्टर स्पेस के अंदर याद होगा सबसे पहले हम किस चीज़ पे नज़र डालते थे? ज़ीरो एलिमेंट है कि नहीं है, ज़ीरो वेक्टर है कि नहीं है। इधर भी वही काम होगा कि अगर आप एडिशन चेक कर रहे हो, मतलब उसकी आइडेंटिटी उसके पास होगी कि नहीं होगी, ये भी चेक कर लो साथ साथ कि उसमें आइडेंटिटी। पहले तो ये देखो कि किस टाइप की बनेगी, हमें पता है इस टाइप की बनेगी, पर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 होता है, ये कभी उससे बिलोंग करेगी नहीं। या फिर दूसरा तरीका नज़रिया क्या हो सकता है, क्लोज़र ही सीधे चेक की जाए और पता चलेगा कि हमें दो मैट्रिक्स ले लो, एक आइडेंटिटी ले लो, एक माइनस आइडेंटिटी ले लो, दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, पर जब उनको ऐड किया जाएगा तो एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगी, पर उसका डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो है, तो क्लोज़र होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, यस मैम। अब बात करते हैं हम किसके बारे में। किसी ग्रुप के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो सकते हैं क्या? किसी ग्रुप के लिए यस मैम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास एक वेक्टर हो और उसके साथ कोई स्केलर हो मल्टीप्लाई करने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये वेक्टर कहीं और का है, किसी और सेट का एलिमेंट है, ये किसी और सेट का एलिमेंट है। तो जब हमारे पास दो सेट्स होंगे तब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ग्रुप में हमारे पास केवल एक सेट होता है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट वेक्टर स्पेस के अंदर आया, और क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे एक फील्ड होती थी, ये फील्ड का एलिमेंट होता था, इसको फील्ड बोला जाता था, और इसको वेक्टर स्पेस। तो वहाँ से ये बात थी ना। यस मैम, यहाँ पे ऐसे समझ गया। कंसेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो बात की ही नहीं जा सकती। यहाँ पे सिंगल सेट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं होगा, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा अगर मल्टीप्लिकेशन उसके पास ऑपरेशन है तो। इवन मल्टीप्लिकेशन बोलना भी यहाँ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशंस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे डीएन में अभी आपने देखा कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर, ये नहीं है कि एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो रहा है, नहीं, ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। बस आप इसको लिखते इस तरीके से हो, एक्स स्टार वाई करके नहीं लिखते हो। कोई भी आपको ग्रुप मिलेगा कोई जनरल ऑपरेशन के साथ, आप उसको लिखोगे एक्स वाई स्क्वायर ही, एक्स स्टार वाई नहीं लिखोगे। वो लिखने की कन्वीनियंस के लिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। असल मीनिंग तो उसका ये है, लेकिन उसको ऐसे लिखा नहीं जाता, बस बात ये है, कन्वीनियंस के लिए उसको डायरेक्ट लिखते हैं। साइक्लिक ग्रुप पढ़ोगे तब भी ऐसा चीज़ें आएंगी, ए रेस टू पावर एन। अब ए रेस टू पावर एन का मतलब ये नहीं कि ए इंटू ए कर दिया, वहाँ पे ये होगा ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, एन टाइम्स ए को ऑपरेट कराया, और लिखते हैं हम उसको ए की पावर एन की तरह। बस वो तो तरीका बन गया जो लिखने का, बस वही है, लेकिन हमारे दिमाग में बस क्लैरिटी होनी चाहिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन छोड़ के बाकी कुछ ऑपरेशंस होते हैं ना, उसका एग्जांपल दीजिए ना। उसका एग्जाम्पल तो डी नहीं है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी उसमें एडिशन में भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। कहने का मतलब एडिशन भी अलग अलग तरह की हो सकती है, अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, अभी आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे कई बार ऐसा बोल दिया जाता है ज्ञानेश कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये भी एक ऑपरेशन हो सकता है। जी एक ग्रुप है अंडर एडिशन, और उसकी एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब इसके अंदर अगर 2 और 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 + 3 का मतलब 6 है। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात? करने को कुछ भी किया जा सकता है, Yes, sir. दिखने में वो एडिशन है पर एक्चुअल में वो मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मतलब सेट्स तो किसी भी तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। आप अपनी कोई नई डेफिनेशन दे दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेशन है बस, वो हमने डिफाइन कर दिया और आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम फाइनाइट फील्ड्स की बात कर रहे थे। जी मतलब GLN फाइनाइट फील्ड है। अगर मतलब मान लेते हैं कि फील्ड ऑफ ऑर्डर Q है या फील्ड ऑफ ऑर्डर P है, जिसको मैं FP से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देखो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि P ऑर्डर की एक ही फील्ड होती है दुनिया में, P इज़ अ प्राइम। ठीक है, प्राइम ऑर्डर की फील्ड्स मिलेंगी, जैसे प्राइम या प्राइम की पावर ऑर्डर की फील्ड मिलेगी। अब आप ये सोचने लगो कि 20 ऑर्डर की फील्ड होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। इस ऑर्डर की कोई फील्ड नहीं होती। P या P की पावर्स में होती है फील्ड के ऑर्डर। वो आप फील्ड थ्योरी पढ़ोगे ना, तब आपको सारी डिटेल पता चलेंगी। लेकिन यही याद रखना, फील्ड के ऑर्डर 20 टाइप के नहीं होते, फील्ड के ऑर्डर प्राइम या प्राइम की पावर्स में होते हैं। तो ये प्राइम की पावर ऑर्डर की अगर कोई फील्ड होगी ना, तो वो ZP की आइसोमॉर्फिक होगी। आइसोमॉर्फिक का मतलब इसके और इसके बीच में 1-1 ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म वाला मैप एग्जिस्ट करेगा। अब उसका क्या मतलब है कि चाहे हम FP को स्टडी करें चाहे हम ZP को स्टडी करें, कुछ मैटर नहीं करता। आइसोमॉर्फिज्म हम वेक्टर स्पेस में देख चुके हैं कि एक वेक्टर स्पेस मुश्किल है समझना, तो दूसरा वेक्टर स्पेस जो उसके आइसोमॉर्फिक है उसको स्टडी कर लिया जाए। ठीक है, और ये आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना मॉडर्न अलजेब्रा अधूरा है। तो FP फील्ड को ZP से समझा जा सकता है। मतलब कोई भी P ऑर्डर की फील्ड होगी वो ZP की आइसोमॉर्फिक होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको याद होगा ZP इज इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। याद है कि नहीं? और ये जो इंटीग्रल डोमेन इसमें होती है ये फील्ड बन जाती है, क्योंकि इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है। इंटीग्रल डोमेन से फील्ड आने तक हमारे पास बस एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ इन्वर्स, और वो ZP के अंदर होता ही है। जैसे कि Z5 की बात की जाए, Z5 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 0 1 2 3 4। क्या 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 मिल जाएगा? 1 के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए पहले तो आपको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी 1 है। अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की बात करनी तो 0 को तो पहले ही हटा दो। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? क्या 2 है? 2 2 जा 4 नहीं। क्या 3 है? 2 3 जा 6 यस। 6 यानी 1। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलता है विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 है, तो 3 का 2 हो जाएगा। अब 4 के पास कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? इसी ग्रुप में से मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। 2 और 3 दोनों कवर हो चुके हैं तो 4 ही मिलेगा ना। 4 × मैम 4। हम क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ZP टाइप के जो सेट्स होते हैं यानी जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर P यहाँ पे प्राइम है, उनके पास हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे 2 के पास 3 है, 3 के पास 2 है, 4 के पास 4 है। इसी तरह आप Z17 चेक कर लो, Z7 चेक कर लो, Z11 चेक कर लो, ये सभी प्राइम्स हैं। इन सभी के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो ZP इंटीग्रल डोमेन तो बनती थी और उसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, इसीलिए ZP फील्ड भी बन जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हर ZP के साथ होता है कि उसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो ZP फील्ड नहीं बनती, हाँ ZP फील्ड बन जाती है। ठीक है, ज़ीरो एलिमेंट तो उसके पास होना ही चाहिए। तो ZP इज़ अ फील्ड, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैम इसके लिए P को प्राइम होना है ना? P को प्राइम होना है, वो तो इफ एंड ओनली इफ है। प्राइम होगा तभी ये फील्ड बनेगी, नहीं तो कुछ और बनता है, उस पर हम बाद में आएंगे। जब प्राइम नहीं होता तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं उस पर भी हम आएंगे। पर इतनी बात क्लियर हुई क्या? इंटीग्रल डोमेन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज लंबी होती हैं, वो रिंग के साथ रिलेटेड होती हैं। कम्यूटेटिव रिंग हो, कम्यूटेटिव हो, रिंग हो,
उसके पास यूनिटी हो और प्लस दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही हो तो या तो A 0 हो जाए या B 0 हो जाए। उसमें डीप में नहीं जाना है आपको, फील्ड थ्योरी नहीं करनी, मैम इसलिए मैंने ये सब नहीं बताया आपको। इंटीग्रल डोमेन के पास एक प्रॉपर्टी छोड़ मतलब फील्ड की एक प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सब प्रॉपर्टी होती है क्या? बाकी सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव होती है ना, हाँ ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी होती है? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी होती है। यस मैम, ठीक है, समझ गए। बाकी इसमें डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ कि ZP फील्ड होती है, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब वो जो ZP फील्ड बनेगी वही हम यहाँ पे रख देंगे FP की जगह, क्योंकि हमें नहीं पता नहीं कौन सी फील्ड है प्री ऑर्डर की। तो अब क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो GLN ZP एक बार देखा जाए, बाकी तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इस ZP की भी कुछ खास ज़रूरत है नहीं हमें, तो मैं यहाँ पे FP ही रखती हूँ। ये एक फील्ड है जिसका ऑर्डर P है और हम निकाल रहे हैं n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट इसके ऊपर। इसकी हम कार्डिनैलिटी निकालना चाहते हैं, मेन फोकस हमारा ये है कि इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, मतलब हम n क्रॉस n मैट्रिसेस बना रहे होंगे। लेट अस से कि GL2 FP निकाल रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की मैट्रिसेस होंगी। A भी FP से आ रहा होगा, B भी FP का होगा, C भी FP का होगा, D भी FP का होगा। A के पास कितनी चॉइसेस हो सकती हैं? A के पास क्या क्या चॉइसेस है? P choices. P चॉइसेस हैं, फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। C के पास भी P चॉइसेस हैं, फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। लेकिन रुको, GL कहाँ से रिलेट करता था? ये कहता था कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, AD माइनस BC शुड बी नॉट इक्वल टू 0। पर अगर P चॉइसेस हैं तो आप कह रहे हो यहाँ 0 भी रख सकते हो A की जगह, और फिर C की जगह भी आप कह रहे हो P चॉइसेस हैं तो 0 भी रख सकते हो, तो 0 0 रो बन जाएगी, फिर तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो P² चॉइसेस तो हैं इस कॉलम के पास, लेकिन -1 करना पड़ेगा जिसमें दोनों 0 हो जा रही हो। एक 0 हो सकती है लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकती, इस बात की तो गारंटी है। क्लियर? और मैम दोनों इक्वल भी तो ना हो सकते। क्यों नहीं हो सकती इक्वल? 2 2 रख दो ऊपर नीचे। अभी हमने दूसरे कॉलम की थोड़ी बात की है, जब हाँ दूसरे मैम, कॉलम की बात होगी तब वो बात आएगी। तो फिर दूसरे कॉलम के पास भी यहाँ P चॉइसेस हैं, यहाँ P चॉइसेस हैं, तो ये P⁻n चॉइसेस हैं इसके पास। लेकिन फिर ये कह रहा है कि मैं पिछले वाले कॉलम का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल हुआ तो हम दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर हम दोनों डिपेंडेंट हुए तो हम दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे, या जो भी हो जाएंगे, मतलब हमारी रैंक 2 से कम हो जाएगी अगर हम डिपेंडेंट हुए तो। वेक्टर स्पेस के अंदर हमने सब कुछ करा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं करा रही हूँ मैं। तो मैं पिछले वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो Pn माइनस P⁻1 ये केसेस इसके अंदर से माइनस हो जाएंगे। P⁻1 क्यों माइनस हुआ? मतलब ना तो ये 0 टाइम्स ऑफ पहला कॉलम हो सकता है C1, ना ये 1 टाइम्स ऑफ C1 हो सकता है, ना ये 2 टाइम्स ऑफ C1 हो सकता है, ना ये P-1 टाइम्स ऑफ C1 हो सकता है। ये सारी P चॉइसेस हमें हटानी पड़ेंगी, तो ये Pn-P बन जाएगा। तो ये बनेगा आपकी ग्रुप का ऑर्डर या इस सेट की कार्डिनैलिटी। कुछ भी बोलो आप, ग्रुप का ऑर्डर बोलो या सेट की कार्डिनैलिटी बोलो। वहाँ पर P² होना चाहिए ना? हाँ मैम। P², अच्छा ये लो 2 क्रॉस 2 में आपने समझ लिया ये कैसे होगा। तो हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर देंगे। अभी GLNFP का ऑर्डर निकाल देंगे, याद ही होगा आपको कैसे निकालते थे वेक्टर स्पेस में। निकालें? ये बड़ा ज़रूरी है, हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। फाइनाइट फील्ड के ऊपर ऑर्डर ऑफ GLNFP पता होना चाहिए हमें। ये क्या होगा? P⁻n -1 P⁻n -P। नेक्स्ट कॉलम जो तीसरा कॉलम होगा उसके पास चॉइसेस होंगी P⁻n -P²। P² क्यों? क्योंकि वो पहले दो कॉलम्स का मल्टीपल नहीं हो सकता। फिर आएंगी डॉट डॉट डॉट। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? किसी ने पहली बार पढ़ा हो तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करके एक्सप्लेन कर दूंगी।
मैम पढ़ा तो पहली बार ही है। कराया तो था मैंने। नहीं, ये ग्रुप पहली बार पढ़ा है मैम। अच्छा, फाइनाइट फील्ड वाला, इनफाइनाइट वाला तो पढ़ा ही होगा। GLNR, GLNR तो पढ़ा होगा ना, या वो भी पहली नहीं, बार पढ़ा है? तो इसके लिए नहीं आता, ये सिंपल ही ग्रुप थ्योरी आती है। ये DN और ये GLN ये नहीं आते। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आपने पढ़ लिए तो। मैं कह रही हूँ क्या इस कंसेप्ट में समस्या आई? देखो यहाँ पे C1 कॉलम होगा, यहाँ पे C2 कॉलम होगा। प्राची, आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो मैंने कहा ये ऑर्डर कैसे निकल रहा है। देखो C3 के लिए हम चॉइसेस निकालेंगे। कितने एलिमेंट इस कॉलम में पड़े हैं? n एलिमेंट्स, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। सबके पास P चॉइसेस हैं, तो P रेज टू पावर इन चॉइसेस तो हैं इसके पास, पर हमें डिटर्मिनेंट बनाना है नॉन जीरो। हम GLNR की बात कर रहे हैं, GLNFP। तो ये ना तो ये इसका मल्टीपल हो सकता है, ना ये इसका मल्टीपल हो सकता है। मतलब ना ये C2 का मल्टीपल होगा, ना ये C1 का मल्टीपल होगा। तो अगर ये हुआ मल्टीपल, तो C3 को हम कैसे लिख पाएंगे? A टाइम्स ऑफ C1 प्लस B टाइम्स ऑफ C2। तो इस प्लेस पे भी C1 के लिए कितनी चॉइसेस आएंगी? P चॉइसेस आएंगी। मतलब सॉरी, C1 के लिए नहीं, A और B के लिए कितनी चॉइसेस आएंगी? A 0 से लेकर P तक, P-1 तक कुछ भी हो सकता है। इसी तरह B 0 से लेकर P-1 तक कुछ भी हो सकता है। तो P चॉइसेस यहाँ पड़ी हैं और P ही चॉइसेस यहाँ पे पड़ी हैं। तो ये P इंटू P चॉइसेस आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेंगी। तो P रेज टू पावर n माइनस पी स्क्वायर इसके लिए बनेगा। सिमिलरली जब C4 पे आओगे तो वो पिछले 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, इसलिए A टाइम्स ऑफ C1 प्लस B टाइम्स ऑफ C2 प्लस C टाइम्स ऑफ C3 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो यही चॉइसेस आपको माइनस करनी है टोटल नंबर में से। तो ये मेन कंसेप्ट होता है इसका ऑर्डर निकालने का। समझ गए? यस मैम। n कॉलम्स तक जाना है, इसलिए यहाँ पे n-1 पावर है। इसी तरह अभी एक और ग्रुप पढ़ते हैं हम, पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, इजाज़त हो तो। कि एक ग्रुप दिया गया है, मतलब ग्रुप नहीं दिया गया, सेट दिया गया है अंडर सम ऑपरेशन AB01, वेयर AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर मैं देख लूँ अच्छे से इसकी स्टेटमेंट। ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए के पास एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है -1 1। ए बिलोंग्स टू दिस सेट। ए इन दोनों नंबर्स में से कुछ एक ही होगा और बी कोई भी हो सकता है, बी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इज अ ग्रुप अंडर स्टेटमेंट नंबर 1 एडिशन, बिल्कुल ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन जो होता है उसी एडिशन की बात हो रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। और इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स, ये बताना है आपको। मैम एडिशन के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखो। मैम मल्टीप्लिकेशन, मैम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ये सब कर लो। यस मैम, सेम आंसर। अच्छा, जिनका हो गया वो ये वाला करें।
तो आप लोग कह रहे हो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अगेन फिर से वही स्टेटमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहला सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यस, मैम दोनों ही नहीं होगा। यस मैम। यस मैम। आपको 4 प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए दी गई हैं, ना कि उनको सजा के रख देने के लिए। इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, चेक करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या सबका हो गया? यस मैम, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी फर्स्ट में। अच्छा, फर्स्ट में क्लोजर नहीं होगी, हाँ बात तो सही है आपकी। कौन से एग्जाम्पल लिया आपने? एक ही जगह 1 पुट करके देखा था। और अच्छा 1 और ठीक है, सेम मैट्रिक्स ही कोई भी ले लो, 1B01, उसको उसी से ऐड कर दिया आपने, 1B01, तो आपको मिला 2B01। वो तो बिलोंग ही नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो ये फॉल्स हो गया। मल्टीप्लिकेशन में ट्रू कैसे, क्या इसकी आइडेंटिटी निकाली और क्या इन्वर्स निकाला आपने? क्या आइडेंटिटी आएगी? 1001। और इन्वर्स, इन्वर्स की जनरल फॉर्म प्राची हो रहा है ना, या नहीं हो रहा? या क्लास में? मैम ये फर्स्ट वाला तो मैंने भी मतलब ऐसे ही किया था जैसे एक मैम ने बताया है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं हुआ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाला आपको सिर्फ करके देखना है। आप लोग ये मत सोचो कि प्रॉपर्टीज सजा के रखने के लिए, प्रॉपर्टीज को लगा के देखो, करके देखो, आइडेंटिटी निकालो। पहले आइडेंटिटी निकालो, उसके बाद इन्वर्स की बात होगी, ध्यान रखना। पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, फिर इन्वर्स एग्जिस्टेंस में आता है। जब तक आइडेंटिटी नहीं पता आपको ग्रुप की, आप इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते उसका, किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो अब इसकी आइडेंटिटी कैसे निकलेगी? AB01, इसको किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, AB01? करके देखते हैं। AB01 इंटू कोई भी मैट्रिक्स होगी जो इसी टाइप की आपको लेनी है। अब आपको कंसेप्ट समझना है, तो जो आप जी सेट ले रहे हो उसमें सिर्फ इस टाइप के मैट्रिक्स हैं। अब जो आप आइडेंटिटी लेना चाहते हो वो भी इसी ग्रुप की तो है, इसी सेट की है, तो उसकी जनरल फॉर्म भी इसी तरीके की होगी। आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी शुड बी इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, ये आप निकालना चाहते हो। तो ज़रा निकाल के देखो कि इस लेफ़्ट साइड या राइट आइडेंटिटी, हाँ लेफ़्ट साइड मल्टीप्लिकेशन से जो आइडेंटिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी। जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये निकलेगी 1001। क्या ये आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रही है? सवाल ये है पहला। यस मैम। करेगी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए था और बाकी दुनिया का कोई भी होता रहे, और ये रो ऐसी होनी चाहिए थी, ये कुछ भी होता रहे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, ऐसा होना चाहिए था, और बिल्कुल है। तो बस ठीक है, ये चीज़ से बिलोंग कर रही है, मतलब ये इसकी आइडेंटिटी बन गई। ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो वही अपनी पुरानी आइडेंटिटी है ना, तो ये तो बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी आपको मिल चुकी है। अब हमें इन्वर्स की बात करनी है।
अब देखो आइडेंटिटी ऐसी नॉर्मल मिल गई है तो आपको एक तरीका आता था, आपको याद हो तो एक तरीका होता था ABCD मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालने का। सबसे पहले तो इसको बाहर इसके डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देते थे और शॉर्ट वे से इसका इन्वर्स निकाल देते थे। क्या करते थे, ये जो यहाँ पे पड़े हैं इसमें बस नेगेटिव नेगेटिव लगा देते थे, माइनस माइनस, क्योंकि हम को फैक्टर निकाल रहे होते थे। आपको याद ही है ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी है, उसमें डीप में मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे माइनस लगा देंगे और ये D और ये A, ये होता था इसका इन्वर्स। तो अगर इसका इन्वर्स हमें निकालना है तो सेम वे से निकल जाएगा। देखो उसकी आइडेंटिटी भी 1001 थी, इसकी भी 1001 है, तो ये इन्वर्स भी वैसे ही निकलेगा। आप चाहे निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। निकाल के कैसे देखोगे, एक मैट्रिक्स लोगे, उसको 1001 से सॉरी ए मैट्रिक्स आपके पास होगी, उसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट में आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ए इन्वर्स करके मतलब यहाँ से सारे कोफिशिएंट्स कंपेयर करके आपको निकालना होगा, और उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि हमारे पास शॉर्ट वे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -b और -0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे a आ जाएगा, और हम डिवाइड कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या है, 1/a, और 1/a देखो वेल डिफाइंड भी है क्योंकि a नॉन ज़ीरो बता रखा है उन्होंने, है ना। तो ये निकलेगा आपका इन्वर्स। आप इसको 1/a -b/0 और 1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सबका यही आ रहा है। अब क्या ये 1/a जो इन्वर्स है वो उससे बिलोंग करता है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। क्या 1/a बिलोंग करेगा, a बिलोंग्स टू -1 to 1 था, तो यहाँ पे जो एंट्री आनी चाहिए वो -1 या 1 होनी चाहिए। क्या 1/a हमेशा 1 या -1 के बराबर ही होगी? यस मैम। बिल्कुल होगी, क्योंकि या तो ये 1/1 होगी या ये 1/-1 होगी। सब कुछ हमें देख के चलना पड़ेगा, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, एलिमेंट बाहर तो नहीं निकल रहे ग्रुप से, क्योंकि कंपोजिशन टेबल हमें ये बताती थी ना, सब कुछ अंदर अंदर रहना चाहिए, क्लोजर होनी चाहिए उसके पास। ये सब ध्यान रखना है आपको। आइडेंटिटी भी अंदर होनी चाहिए, इन्वर्स भी अंदर होना चाहिए। क्या सेकंड क्वेश्चन में किसी का कोई फैसला बदला, या अभी भी आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है? एडिशन में भी ग्रुप नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है। मैम फर्स्ट का जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो ग्रुप बन रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो। मतलब आप बताओ, मैं क्यों बताऊं? मेरे को तो लग रहा है ग्रुप नहीं बनेगा मैम फर्स्ट का सेकंड। इसमें ये बोलो प्राची। मैम सेकंड वाले में ये ऐसे लिख रखा है कि 0 नॉट इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, हाँ, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। ये नॉन ज़ीरो नंबर है। तो फिर हमें कभी भी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी तो मिल ही नहीं पाएगी, मतलब एडिशन के अंदर आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक फॉल्स है, ही होगा। तो फर्स्ट फॉल्स ही होगा। सबको यही लग रहा है? हाँ मैम, मैंने भी उसी हिसाब से ही बोला था। तो मल्टीप्लिकेशन वाला बताओ फिर। फर्स्ट ठीक है आप लोगों का, फर्स्ट नहीं बनेगा। मैम सेकंड भी तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर सेकंड नहीं बनेगा तो आप इसका पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी, इनके प्रूफ्स आप लिख के भेजना मुझे। आज ही देखूंगी सबके नहीं बनेगा ग्रुप में। तो प्रूफ क्यों भेजूं? क्या? मैम नहीं बनेगा तो प्रूफ क्यों भेजूं? हाँ, मतलब जो नहीं बनेगा उसका फिर काउंटर लिख के भेजो, जो भी अपनी तरफ से आप सॉल्यूशन लिखोगे लिख के भेजना। मैम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो इसमें नहीं है ग्रुप में, मतलब इस सेट में तो नहीं है। आपने कैलकुलेशन नहीं की इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो ना। आपने ढंग से कैलकुलेशन की होती तो आपका जवाब कुछ और होता। चलो सोचना इस बारे में, ठीक है। अब आपको पता है इसमें कैलकुलेशन करनी है आप। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि A स्टार E इज इक्वल टू A आना चाहिए। तो आप ये ऑपरेशन लगाओ, दो मैट्रिक्स लो, एक A मैट्रिक्स लो, एक E मैट्रिक्स लो, वो A के बराबर आनी चाहिए।
ये आप करके देखो क्या ई आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो ग्रुप नहीं होगा, मिल पा रहा है तो ग्रुप होगा। ठीक है, मिल तो पा रहा है लेकिन वो तो जी में नहीं है। थोड़ा सा और संघर्ष करो ना ढूंढने के लिए। आपने जो ढूंढा वो गलत ढूंढा, उसके अलावा भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी तो आपका जो स्ट्रगल होगा वो कम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो इस क्वेश्चन के लिए। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन आपने स्ट्रगल बहुत कम किया है इसको करने के लिए। ठीक है, मुझे मिल जाएगा सबका जवाब यस मैम। शाम को 8 बजे से पहले। गलत सही जो भी है सबका जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो आगे करते हैं। इसका ऑर्डर मैम निकालो। टाइम बहुत ज्यादा है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, आपकी कोचिंग है, देनी है मतलब आपको। मैम वो होगा, क्या होगा? अच्छा होगा, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। चलो देखते हैं। अपना प्रूफ लिख के भेज देना, अगर करेगा तो प्रूफ भेजना पड़ेगा आपको। फिर ये क्वेश्चन दे रही हूँ, ये करके आना, ठीक है? इसके बाद आप जा सकते हो। इफ़ ऑर्डर ऑफ दिस इज दिस, आपका ऑर्डर वैसे तो पता ही है क्या होता है, पर इन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है और GCD ऑफ QM1 दे रखा है। देन आपको फाइंड आउट करना है, ये कल मैं आपसे पूछूंगी। के फाइंड आउट करना है, व्हाट इज के या तो ये हो सकता है, ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और लीव कर सकते हो जिसको जाना है। ये होमवर्क है, ये कल पूछा जाएगा आपसे। मैम हम्म, पहला जो क्वेश्चन दिया था उसको एक बार निकालो मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लीव कर सकते हो, मैं कुछ नया नहीं कराऊंगी अब। बोलो। मैम इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव वाला है उसमें जो इनवर्स निकाला आपने, वो क्या है? 1/a माइनस बी वाला, हाँ मैम। तो ये ग्रुप बनेगा क्या मल्टीप्लिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन? हाँ बनेगा। लेकिन मैम ये वाला जो इनवर्स आपने निकाला वो तो सेट में नहीं बिलोंग कर रहे। क्यों नहीं कर रहा है? ये बस कंडीशन ये है कि ये जो 1/a है, ये सेट की जो फॉर्मेशन है, ये बिलोंग उसके हिसाब 1 से और -1 होना चाहिए। हाँ। मैम सेट की जो फॉर्मेशन है हम्म, उसके हिसाब से तो हाँ, मतलब जो 1 2 पोजीशन है उसमें 0 आना चाहिए। 1 2 पोजीशन पे 0 आना चाहिए, या कहाँ 0 आना चाहिए? एक सेकंड रुको, ये देखो कहाँ 0 आ रहा है। 0 1 आ रहा है, सेकंड रो 0 1 आ रही है, हाँ हाँ मैम ठीक है। तो हमारी भी 0 1 ही आ रही है। ठीक है, ठीक है मैम। तो एक ग्रुप बनेगा। ये वाला ट्रू है ना, मैंने लिखा भी है इसके आगे ग्रुप और बनेगा। मैम वो वाला लिमिट कैसे निकालूं कौन जो सी ग्रुप में दिया था? कौन सी मतलब लिमिट? ये का वैल्यू फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैम ग्रुप में जो एक क्वेश्चन दिया था ना। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, देखती हूँ फिर मैं आपको। ठीक है मैम, सामने। हाँ, शाम को ठीक है बताती मैम। हूँ। शाम को हो सकता है मैं कुछ मैम बचा हुआ टॉपिक कराऊँ। हाँ प्राची। मैम शाम वाली क्लास में क्या कराओगे, यही पूछना था। वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कराने की सोच रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम हुआ करने का तो मैं टेलर्स थ्योरम का कुछ थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक बचा हुआ है वो करा दूंगी। अगर आप कहोगे कि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं नया टॉपिक नहीं कराऊंगी, कल करा दूंगी, अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम है तो। क्योंकि अगर मैं कुछ नया नहीं कराऊंगी। मैम, हम्म, मैम मैं कर लूंगी अटेंड। अच्छा, मैं अभी ग्रुप में मैसेज करती हूँ थोड़ी देर में,
प्रीवियस ईयर या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का ही जो पोर्शन रहता है वही हम कवर करेंगे। थोड़े से प्रीवियस ईयर रहते हैं और थोड़ा सा एक टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव का, थोड़ा हमने अच्छे से कवर नहीं किया था तो वो करना है। उन्हीं दोनों में से एक और चीज़ मैम कराऊंगी। लेवल में टेलर्स थ्योरम भी तो था। हाँ, टेलर्स थ्योरम भी है, तो आज सारा इकट्ठे तो शायद ना ही हो पाए, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले तो वही कराऊंगी, पार्शियल डेरिवेटिव का जो पोर्शन है। हाँ मैम, वो चेन रूल वगैरह। हाँ, चेन रूल वगैरह। ठीक है, मैं ठीक है मैम, बता दूंगी आपको। थैंक यू मैम। ओके मैम।